पिछले क्लास में हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के जॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था। जैसे पिछले 2 क्लासों के बारे में यदि हम लोग बात करें तो बहुत कुछ हम लोग अलग अलग प्रकार के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे जॉइंट्स क्या होता है ये हम लोग जान चुके हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख चुके थे। उसके बाद पिवोटल जॉइंट, हिंग जॉइंट, फिक्स्ड जॉइंट, इन सभी प्रकार के अलग अलग जॉइंट्स है, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके थे। यहाँ तक में हम लोग अच्छी तरीके से मतलब डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हम आगे डिस्कस करेंगे आज वाले क्लास में वो एक छोटे से चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। पहले नाम है मसल्स वर्क इन पेयर्स, यानी कि ये टॉपिक हमने अपने आप से यहाँ पिछले क्रिएट किया है क्योंकि आपको यहाँ पे ये बताया जा सके कि मसल्स कैसे काम करते हैं। ये जो आपके बॉडी के में मसल्स इतने सारे दिख रहे हैं, जो चमड़ा है बेसिकली आपका, ये कैसे काम करता है। चल इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है when one of them contracts, the bone is pulled in that direction, the other muscles of the pair relaxes। इसका मतलब सिंपली आप इसको ऐसे समझिए, आप अपने बाह को ऐसे मोड़िए, अपने कंधे की ओर इसको आप मोड़िए। आप गौर करेंगे कि जो ये ऊपर वाला आपका मसल है ये धीरे धीरे क्या होता है, रिलैक्स होता है। रिलैक्स का मतलब हो गया एक जगह पर इकट्ठा होता है, लेकिन पीछे वाला जो मसल्स है वो क्या हो जाता है, खिंचा जाता है। समझ रहे बात को हम क्या बोल रहे हैं। यानी कि आप लोग अपने इस एल्बो को, आपका ये जो पूरा हाथ है इसको आप अपनी ओर मोड़िए, अपने चेहरे की ओर इसको मोड़िए। आप गौर करेंगे कि यहाँ पे 2 मसल्स काम कर रहे हैं हमारा, एक हमारे हाथ के ऊपर वाला मसल्स और एक हाथ के नीचे वाला मसल्स हमारा यहाँ पे काम कर रहा है। तो जब हम लोग अपने हाथ को ऐसे मोड़ रहे हैं तो ऊपर वाला जो मसल्स है वो तो सिकुड़ रहा है, वो तो सारा एक जगह पर इकट्ठा हो जा रहा है आके, लेकिन जो पीछे वाला मसल से हाथ के नीचे वाला वो क्या हो रहा है, खिंचा रहा है। तो खिंचाने को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, और एक जगह पर इकट्ठा होना मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्स होना कहते हैं। और जब इस प्रकार से हम लोग करते हैं तभी जाकर हमारा हाथ ऐसे मुड़ पाता है। क्या बात समझ रहे हैं। अच्छा क्या एक एग्जाम्पल जरा आप हमको बताइए, यदि ये मेरा मसल्स पूरा टाइट होता, बहुत ज़्यादा टाइट होता, तो क्या हम अपना हाथ ऐसे मोड़ पाते, नहीं मोड़ पाते। ये हमेशा ऐसा ही रहता कि कहीं पे मसल सिकुड़ता नहीं, कहीं पे मसल खिंचाता नहीं, वो हमेशा हाथ हमारा स्ट्रेट ही रहता। लेकिन ऐसा क्या हमारे हाथ में ऐसा होता है, नहीं। जब भी हम लोग अपने हाथ को मोड़ते हैं तो ऊपर वाला मसल सारा एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, मतलब वो रिलैक्स हो गया। और लेकिन नीचे वाले मसल्स का बात करें तो वो क्या हो गया, एक तरीके से खिंचा गया, तभी जाकर हमारा हाथ मुड़ पाता है। वही बात इसमें लिखा गया था आगे। टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन द रिलैक्स्ड मसल कॉन्ट्रैक्ट्स टू पुल द बोन टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन। लेकिन अभी जो हमने इसे अपने हाथ को मोड़ा था, जो मसल्स हमारा रिलैक्स हुआ था, अब वही मसल क्या होगा, दोबारा अब कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि वही खिंचाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, अब रिलैक्स हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझिए, यहाँ पे 2 कहानी है। पहला बात यहाँ पे ये है कि जब हमारा हाथ ऐसे सीधा रहेगा और उसको हम लोग अपने चेहरे की ओर ऐसे मोड़ेंगे तो नीचे वाला मसल क्या हो रहा है, खिंचा रहा है, और ऊपर वाला सिकुड़ रहा है, यानी कि वो रिलैक्स हो रहा है। ये पहला काम हुआ हमारा। अब दोबारा यदि हम अपने हाथ को ओरिजिनल पोजीशन में दिलाना चाहेंगे, नहीं उसी प्रकार के जैसा हमारा पहले हाथ था, तो जो मसल पहले रिलैक्स हुआ था अब वो क्या होगा, खिंचाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जो खिंचाया था वो अब क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जैसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स चलता रहता हमारा। इसी वजह से आपका हाथ मूव कर पाता है। यदि ऐसा हमारे बॉडी में नहीं होगा तो हमारे बॉडी में मूवमेंट भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपका पूरा हाथ पैर एकदम ऐसे सीधा ही दिखेगा, खड़ा ही दिखेगा आपका। क्या कभी भी वो मुड़ पाएगा, नहीं मुड़ पाएगा। मुड़ क्यों पाता है, क्योंकि हमारा जो मसल्स है वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स है। कभी वो ढीला होता है, कभी सिकुड़ता है, कभी ढीला होता है, कभी सिकुड़ता है, ऐसा हमारा चलता रहता है, ठीक है ना। तो मसल्स का खिंचाना हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, और मसल्स का एक जगह पर इकट्ठा हो जाना हम लोग कहते हैं उसको रिलैक्स होना, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा ये चलता रहता है आगे। अ मसल कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश, यानी कि आप मसल्स को केवल अपनी ओर खींच सकते हैं, उसको पुश नहीं कर सकते, उसको धक्का नहीं मार सकते हैं। जैसे आप अपने हाथ को केवल और केवल अपने मुंह के ओर ही ला सकते हैं। क्या अपने हाथ को आप पीछे की ओर ला सकते हैं, क्या पीछे कर सकते हैं, क्या उसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे Thus two muscles have to work together to move a bone। तो क्या हम यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट में ये कह सकते हैं कि हमारे हड्डियों को मूव करवाने में, यानी कि अपना हमारे हड्डियों को आगे पीछे करवाने में जो मसल्स काम करता है वो कितने मसल्स काम करते हैं, 1 या 2? 2 करते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है ना। ऊपर वाला यदि रिलैक्स हो रहा है तो पक्का नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा,
या फिर यदि नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ऊपर वाला पक्का रिलैक्स होगा। ऐसा हमारा चलता है, तभी जाकर हमारा बोन मूव करता है। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक नया टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो टॉपिक का नाम है गैट्स ऑफ एनिमल्स। हालांकि याद रखिएगा यहाँ पे आप इसको एक बात आप याद रखेंगे कि जो गैट्स ऑफ एनिमल है ना, ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है हेडिंग, ये पता है ये एक्चुअली एक बुक का नाम है। ये एक बुक का नाम है, जैसे आपका साइंस का बुक है, मैथ का बुक है, एसएसटी का बुक है, उसी प्रकार से गैट ऑफ एनिमल्स एक किताब का नाम है। और इस किताब को एक बहुत ही महान व्यक्ति ने लिखा था, जो कि आपको इस चैप्टर के सबसे लास्ट में पता चलेगा। चलिए थोड़ा सा हम आपको बता भी देते हैं। आप अपने नोट्स में भी पीछे पलटेंगे, सबसे लास्ट आप जाएंगे तो वहाँ पे लास्ट पेज का सबसे लास्ट वाला लाइन आप देखिए, क्या लिखा हुआ है? गेट ऑफ एनिमल्स इज अ बुक रिटन बाय द एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल। लिखा हुआ है ना? बिल्कुल, हाँ एरिस्टोटल। ये ग्रीस, यानी कि ग्रीस हमारा क्या कंट्री है, वहाँ पे एक बहुत ही महान व्यक्ति रहता था जिसका नाम क्या था? एरिस्टोटल। उन्होंने किताब लिखा है, उस किताब का ही नाम क्या है? गेट ऑफ एनिमल्स है, ठीक ना। तो ये जो आपका हेडिंग है बेसिकली जो हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं, ये हेडिंग एक्चुअली क्या है? एक किताब का नाम है, उसी को हेडिंग बना दिया गया है। क्या इससे आपको घबराना है? नहीं, बिल्कुल आपको ये बस समझ के चलना है कि हाँ भैया बस एक टॉपिक है, हेडिंग है, बस पढ़ना है, सिंपल है ना। लेकिन हम आपके यहाँ पे अधिक जानकारी के लिए हम बता दिए कि गेट ऑफ एनिमल्स एक्चुअली में है क्या? एक बुक का नाम है। समझ रहे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग प्रकार के एनिमल्स के बारे में कि आखिर वो किस तरीके से जीता है, उसका रहने का तरीका क्या है, वो क्या खाता है, क्या पीता है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें वो करेंगे अर्थवॉर्म के बारे में। और अर्थवॉर्म बड़ा आम बात है ज़मीन के बाहर निकलना, कब? बरसात के समय में। जब जैसे अभी के समय में ये हमारा जो महीना है अगस्त, ये महीना पूरी तरीके से कैसा है? रेनी सीजन का महीना है। और जब भी बरसात होगा ना, आप हमेशा गौर करेंगे कि सड़क के बगल में यदि मिट्टी है या फिर पार्क में तो खैर मिट्टी ही है पूरा, हमेशा गौर करेंगे कि ज़मीन से निकल जाता है पूरा वो अर्थवॉर्म, केचुआ, है ना। चलिए उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और चूंकि अब हम अर्थवॉर्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो आपके मन में क्या आना चाहिए ख्याल? अर्थवॉर्म का ख्याल आना चाहिए आपके माइंड में। वो इमेज बनाइए ज़रा फटाफट, या फिर आपके बुक में भी है, आप अपने माइंड में वो डायग्राम बनाइए जहाँ पे केचुआ बना हुआ है, या फिर आप अपने बुक में भी देख सकते हैं केचुआ का डायग्राम, ठीक ना। चलिए, और ऐसा बात नहीं है कि हम लोग केचुआ नहीं देखे, हम लोग बहुत केचुआ देखे हुए हैं, है ना। जैसे अभी बरसात होगा, हाँ हाँ बिल्कुल। देखो केचुआ जो है ना बड़ा सॉफ्ट होता है, मतलब हालांकि उसको हाथ में आप लेंगे तो बड़ा घिनौना टाइप लगेगा, लेकिन कभी बचपन में आप उसको छुए होंगे तो बड़ा सॉफ्ट भी रहता है वो, है ना। चल खैर, चल आगे बढ़ते हैं, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थवॉर्म के बारे में। देखिए, द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स ज्वाइंड एंड टू एंड। मतलब ये जो केचुआ है ना, ये बेसिकली कैसा बनता है पता है? आप अपने बुक में भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे रिंग से बना हुआ है, मतलब बहुत सारे गोल गोल स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ होता है वो। मतलब उसके बॉडी को कभी आप गौर से देखेंगे लाइट में तो आपको पता चलेगा कि उसका बॉडी तो लंबा है, लेकिन उसके बॉडी में बहुत सारे रिंग्स बने हुए होते हैं एक के बाद एक। इसी प्रकार से हमारा अर्थवॉर्म देखने में लगता है, हाँ सांप के जैसा, ठीक ना। लेकिन सांप के जैसा रेंगता नहीं है, सांप तो थोड़ा सा बड़ा विचित्र तरीके से, सांप तो बड़ा विचित्र तरीके से रेंगता है, वो बड़ा खतरनाक उसका रेंगना है, हाँ जिग जैग। लेकिन जो आपका केचुआ है वो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करते रहता है ना। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। एन अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स। अर्थवॉर्म के पास किसी प्रकार का हड्डी नहीं होता है, पूरा का पूरा उसके बॉडी में मसल्स ही होता है। मतलब हाँ बिल्कुल पूरा फ्लेक्सिबल होता है, मतलब आप केचुआ को कैसे भी कर दो वो हो जाता है। समझ रहे बात को? क्योंकि उसके पास हड्डी नहीं है। जैसे आपका कल हमने आपको एग्जाम्पल दिया था हमारा कान, ये हमारा कान, ये कान को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं। क्या आपके कान में किसी प्रकार का हड्डी है? नहीं है, इसीलिए आप अपने कान को जैसे मन तैसे मोड़ देते हैं। क्या वही आप अपने हाथ को जैसे मन तैसे मोड़ पाओगे? टूट जाएगा, है ना। कान में हड्डी नहीं है इसीलिए मोड़ पाते हैं हम लोग। अरे वो हड्डी किसी काम का नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। मतलब कि अर्थवॉर्म जो आगे बढ़ पाता है वो केवल और केवल किसके वजह से? अपने मसल्स के वजह से, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कीपिंग द रियर पोजिशन फिक्स्ड टू द ग्राउंड। कभी आप गौर करेंगे केचुआ का मूवमेंट यानी कि जो चलता है, आप हमेशा गौर करना कि पहले वो अपना आगे वाला हिस्सा सरकाएगा, है ना। एक बार आगे का हिस्सा वो सरका के पूरा वो अच्छी तरीके से मैनेज कर ले अपने बॉडी को, फिर वो अपने पीछे वाले हिस्से को आगे लेके जाएगा, फिर वो अपना आगे वाला हिस्सा आगे करेगा, फिर पीछे वाले को आगे लेके चलेगा। इस तरीके से वो आगे पीछे करते 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 वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन हाँ, ये बड़ा धीरे धीरे चलता है। आप चाहेंगे कि ये बिल्कुल खरगोश के स्पीड में भागे, तो ऐसा होता नहीं है। मतलब कि ये मुश्किल से मुश्किल बहुत कम दूरी तय करने में भी इसको अच्छा खासा समय लग जाता है ना। मतलब ये कछुआ से भी धीरे चलता है, बहुत धीरे चलता है ये। स्नेल से भी नहीं, स्नेल से ठीक ठाक चल लेता है। जैसे आप कभी गौर करना, जैसे आप ना क्या करो, जैसे अभी बरसात का समय आ रहा है, कभी आप पार्क में जाओ, आप वहाँ पे केचुआ देखना, वहाँ पे मिलता रहता है क्योंकि मिट्टी वहाँ पे होता है। तो एक केचुआ ना मतलब बहुत समय लेता है एक जगह को चेंज करने के लिए, क्योंकि वो धीरे धीरे चलता है। उसके पास पैर तो ऐसा है नहीं, हड्डी तो है नहीं कि फटाक से आगे बढ़ गए, इसीलिए वो बहुत धीरे धीरे चलता है। आगे, देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड रिलीजेस द रियर एंड। मतलब ये चलता कैसे, वही यहाँ पे लिखाया गया है। चलता कैसे, पहले अपने आगे वाले हिस्से को आगे करेगा, पीछे वाला हिस्सा जैसा है वो वैसा ही रहेगा। एक बार अपना आगे वाला हिस्सा आगे करके वो अपने आप को मेंटेन कर लेगा, फिर पीछे वाले हिस्से को आगे खींचेगा, फिर आगे वाले हिस्से को आगे करेगा, फिर पीछे वाले को आगे खींच लेगा। इस तरीके से वो करते करते आगे बढ़ता है। अच्छा, क्या सांप भी इसी तरीके से मूव करता है क्या? नहीं, उसका मूव करने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो सांप को केचुए के साथ मैच नहीं करना है, इसका अलग होता है, उसका अपना अलग होता है। अरे बिल्कुल भाई, ये भी कोई कहने वाली बात है? सांप का जो स्पीड है चलने का, वो केचुआ से तो बहुत गुना ज़्यादा है, सोचिए। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इट देन शॉर्टन्स द बॉडी एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड, दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय स्मॉल डिस्टेंसेस। यानी कि अपना वो बॉडी पहले आगे वाला आगे करता है, पीछे वाला जैसा करता है ऐसा रहने देता है, फिर जब अपना आगे वाला एक बार आगे करके अपने आप को मेंटेन कर लेता है, पूरा बैलेंस कर लेता है, फिर अपने पीछे वाले बॉडी को आगे खींच लेता है। इस तरीके से वो करते करते आगे बढ़ता है। लेकिन हाँ, बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो आप इसको आराम से गौर भी कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है रिपीटिंग सच मसल एक्सपेंशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस द अर्थवॉर्म कैन मूव थ्रू सॉइल। यानी कि अपने मसल्स को ये आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करते करते ही मिट्टी में बहुत दूर तक ट्रैवल कर जाता है, बहुत दूर तक चलिए चला जाता है। आगे, इट्स बॉडी सेक्रेट्स अ स्लिमी सबस्टांस टू हेल्प द मूवमेंट। अच्छा, आपने कभी गौर किया होगा या फिर आपने देखा होगा या फिर बचपन में कभी आपने टच किया होगा केचुआ को, तो वो बड़ा ना मुलायम होता है। कभी आप उसको गौर करो तो उसका बॉडी ना बड़ा फिसलता है। मतलब उसको आप टच करोगे ना, ऐसा लगेगा कि उसके बॉडी में सरसों का तेल लगा हुआ है और उसको छू रहे इतना ज़्यादा फिसल रहा है। मुट्ठी में मत बांधना भाई, बड़ा घिनौना लगता है वो, है ना। तो कभी आप उसको टच करोगे ना या फिर आप उसको देखोगे भी, तो उसका लगे ना बॉडी एकदम पूरा सरसों तेल से नहाया हुआ, ऐसा लगेगा आपको। एक्चुअली में वो तेल नहीं होता है, एक्चुअली में उसका बॉडी ना हर वक्त एक सबस्टांस रिलीज करता रहता है, एक तरीके से पसीने टाइप का। उसी के बॉडी से उसी की वजह से उसका बॉडी इतना ज़्यादा चमकदार होता है और इतना ज़्यादा फिसलता है। यदि वो ना हो तो उतना चमकदार भी देखने में नहीं लगेगा वो। हाँ बिल्कुल, हर टाइम। मतलब केचुआ का बॉडी हर समय अपने बॉडी से एक सबस्टांस रिलीज करता रहता है, जिसके वजह से ही वो इतना फिसलदार और इतना चमकदार दिखता है। बिल्कुल, वो सबस्टांस के वजह से ही वो मिट्टी में इतना ज़्यादा आगे फिसलते हुए आगे बढ़ पाता है। यदि नहीं होगा तो उसको समय और ज़्यादा लगेगा। जैसे कोई भी चीज़ यदि जब फिसलता है तो वो आगे जल्दी बढ़ता है ना, उसी वजह से, ठीक ना। आगे, अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टीनी ब्रिस्टल्स। ब्रिस्टल्स का मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्टिंग आउट। द ब्रिस्टल्स आर कनेक्टेड विथ मसल्स, द ब्रिस्टल्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड। मतलब कि आप इसके बॉडी के अंदर देखेंगे कभी, हालांकि कभी हम लोगों ने फाड़ के देखा तो नहीं है, लेकिन इसके बॉडी के अंदर यदि आप कभी देखेंगे ना तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारे होते हैं, यानी कि बाल जैसा स्ट्रक्चर बहुत सारा होता है, जो उसको मिट्टी से जुड़े रहने में मदद करता है और आगे बढ़ने में भी सपोर्ट करता है, मदद करता है। इसी तरीके से वो आगे बढ़ पाता है, ठीक है। आगे, उसके बाद एक्चुअली द अर्थवॉर्म इट्स वे थ्रू द सॉइल। अब सवाल है कि सर अर्थवॉर्म खाता क्या है? फिर मिट्टी खाता है वो। मतलब उसके लिए आप ये चाहेंगे कि मैगी बर्गर पिज्जा दे उसको खाने के लिए, ऐसा नहीं होता उसमें। उनका खाना बिल्कुल अलग है।
चूँकि वो मिट्टी में रहती है, तो मिट्टी में जो उसके खाने लायक सब्सटेंस होगा वो आराम से खा लेगा। अच्छा, जैसे फिर सवाल ये है कि सर हम लोग भी तो पृथ्वी पे रहते हैं, क्या हम लोग कुछ भी खा लेंगे? नहीं, हमारे बॉडी के लिए जो सूटेबल रहेगा वही खाएँगे ना हम लोग। उसी प्रकार से वो रहता कहाँ पे है? मिट्टी में रहता है, तो मिट्टी में रहने के बावजूद उसके बॉडी के लिए जो अच्छा रहेगा, जो सूटेबल रहेगा वही खाएगा, ठीक है ना? और एक बात हम आपको आपके जानकारी के लिए बता देते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, वो ये कि केचुआ ना सबसे अच्छा दोस्त किसका होता है पता है? किसान का। बहुत सारे किसान आज भी इंडिया में अपने खेतों में जानबूझ के केचुआ डालते हैं। केचुआ क्या करता है? केचुआ क्या करता है पता है? केचुआ आपके मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बना देता है, क्योंकि जो वो खाता है निकालता भी उसी मिट्टी में है, और वो जो निकाल रहा है एज अ वेस्ट मटेरियल, वो एक तरीके से खाद का काम करता है किसानों के लिए। तो कई सारे गाँवों में आज भी आप देखेंगे कि जो किसान खेती करते हैं, छोटे मोटे जो खेती करते हैं, वो अपने खेतों में केचुआ बाहर से भी लाके डालते हैं, या फिर वो अपने खेत में कभी भी ऐसा केमिकल नहीं डालेगा जिससे वो केचुआ मर जाए। अब तो बहुत सारे केमिकल ऐसे आ गए हैं जो कि बड़ा खतरनाक केमिकल होता है। हम लोग अपने अनाज को उपजाने के चक्कर में क्या करते हैं, केमिकल खेत में डाल तो देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सारा केचुआ मिट्टी में क्या हो जाता है? मर जाता है। तो वो हमारे किसी काम का होता नहीं है। इसीलिए बहुत सारे किसान आज भी उतना जहरीला केमिकल अपने खेत में डालते ही नहीं है जिसकी वजह से वो केचुआ मर जाए। बिल्कुल, या फिर गीला मिट्टी में। मतलब आप केचुआ को हमेशा देखेंगे कि ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाएगा? नदी के बगल बगल वाला इलाका तो ऑटोमेटिक गीला होता है हमारा। या फिर जो मिट्टी आपका गीला है, जैसे बरसात में अधिकतर आपका मिट्टी क्या रहता है? गीला ही रहता है, तो वहाँ पे ये ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार तो ये केचुआ कोई एक एक केचुआ इतना बड़ा हो जाता है ना, आपको देख के लगेगा कि ये सांप का बच्चा है। कई बार इतना मोटा भी हो जाता है, ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि एक्चुअली द अर्थ वॉर्म, अच्छा ये तो हो गया, इट्स बॉडी देन थ्रोज अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट इट ईट्स। यानी कि जिस रास्ते के थ्रू ये अपना भोजन खाता है, उसी रास्ते के थ्रू उसी तरीके से अपने बॉडी से अनडाइजेस्टेड मटेरियल यानी कि वेस्ट मटेरियल उसको अपने बॉडी से बाहर निकाल देता है, मिट्टी में मिला देता है। आगे, दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवॉर्म मेक्स दिस सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स। ये सब जो हरकत करता है अर्थवॉर्म, इससे सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है? मिट्टी को होता है। और मिट्टी वही है किसका? किसान का है। अब किसान उसके ऊपर किसी चीज़ का फसल लगाएगा तो फायदा किसको होगा? किसान को ही होगा। तो केचुआ एक बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा दोस्त होता है किसी भी किसान का। यहाँ तक में किसी को कोई समस्या है? आगे बढ़े हम लोग। चलिए अगला हम लोग डिस्कस करेंगे स्नेल्स के बारे में। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।